Hello students, welcome back. I am CA Pramod Patipati and you are watching financial reporting classes. Yes, हम कौन से lectures में हैं? Ind AS 8 that is estimates policies, estimates and errors. ठीक है, इसमें से अकाउंटिंग पॉलिसी का कंसेप्ट देख लिया था, उसका दो तीन क्वेश्चन है वो सॉल्व कर लेते हैं आज. एक बार रिकैप कर लेते हैं लास्ट लेक्चर्स में क्या क्या है हमने. स्टार्ट करते हैं अकाउंटिंग पॉलिसी से. अकाउंटिंग पॉलिसी हमने देखा था क्या, व्हाट डू यू मीन बाय अकाउंटिंग पॉलिसीज. यहाँ पे पांच टेक्निकल वर्ड्स हैं क्या, प्रिंसिपल, बेसिस, कन्वेंशंस, रूल्स एंड प्रैक्टिसेस. ये पांच चीजें मिलाते हैं, यानी क्या सिंपली इफ आई से बेसिस फॉर प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने के लिए एक बेस है ये. ठीक है. जैसे फॉर एग्जांपल्स, यहाँ पे एग्जांपल्स तो देख ही लिया है हमने. पीपीई के केस में रिवैल्यूएशन मॉडल, कॉस्ट मॉडल. इन्वेंट्री के केस में क्या है, फीफो और वेटेड एवरेज कॉस्ट. फिर उसके बाद क्या था और एग्जांपल्स बोलूं मैं तो रेवेन्यू कब रिकग्नाइज करना चाहिए, इम्पेयरमेंट कब करना चाहिए, ये सारा क्या है, ये एक पॉलिसीज है. ठीक है. और ईच एंड एवरी पॉलिसी इज डिटरमाइंड इन दैट पर्टिकुलर इंडेक्स. हर एक इंडेक्स में उसका पॉलिसी डिटरमाइंड है. जैसे इम्पेयरमेंट का हुआ, इम्पेयरमेंट केस में इंडेक्स 36 में डिटरमाइंड है. फिर उसके बाद इंटेंजिबल के रिलेटेड कुछ है तो इंटेंजिबल से इंडेक्स 38 में डिटरमाइंड है. पीपीई के रिलेटेड है तो फिर 16 में डिटरमाइंड है. इंडेक्स 40 दैट इज इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के रिलेटेड है तो फिर इंडेक्स 40 में डिटरमाइंड है. अगर ऐसा कोई ट्रांजेक्शन है जिसके ऊपर जो है ना अकाउंटिंग पॉलिसी नहीं है, और क्या, और मेरे यहाँ पे वो ट्रांजेक्शन के रिलेटेड स्पेसिफिक गाइडेंस नहीं है. अगर स्पेसिफिक गाइडेंस नहीं है तो उस केस में इंडेक्स एक रोड मैप देता है क्या, मैनेजमेंट जजमेंट यूज करना पड़ेगा, मैनेजमेंट का जजमेंट यूज करना पड़ेगा फॉर डेवलपिंग एंड अप्लाइंग दी अकाउंटिंग पॉलिसीज. तो जब डेवलप करेगा और अकाउंटिंग पॉलिसी अप्लाई करेगा तो फिर दो चीजें याद रखेगा क्या, मैनेजमेंट दो चीजें याद रखेगा. क्या है, जो भी जजमेंट होगा, जो भी अकाउंटिंग पॉलिसी होगा वो रिलेवेंट एंड रिलायबल होना चाहिए. ठीक है. और रेफरेंस मॉड्यूल कौन सा यूज करेंगे, रेफरेंस मॉड्यूल सबसे पहले देखेंगे कि कोई भी अदर एनी अदर इंडेक्स सिमिलर ट्रांजेक्शन को डील कर रहा है क्या. इफ यस देन वो यूज कर लो. अदरवाइज क्या, बेसिक कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क जो है ना बहुत सारी चीजें डिफाइन करके रखा है तो फिर वहां पे देख लो कि वेदर दिस ट्रांजेक्शन फॉल्स इनटू दैट, या फिर कुछ ऐसा इनडायरेक्टली कुछ बता रहा है. अदरवाइज मेरे पास प्रोनाउंसमेंट है ऑफ इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड. अगर इसमें भी नहीं है तो फिर दूसरा स्टैंडर्ड सेटिंग बोर्ड का प्रोनाउंसमेंट यूज कर सकते हैं हम, जिसका सिमिलर फ्रेमवर्क है, जिसका कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क सिमिलर है तो फिर वो हम यूज कर सकते हैं. और जो भी अकाउंटिंग पॉलिसी का अप्लाई करूंगा, जो भी अकाउंटिंग पॉलिसी, लेट्स टेक एन एग्जांपल, जैसा इन्वेंट्री में मैं फीफो यूज कर रहा हूँ तो फीफो जो है ना वो कंसिस्टेंटली अप्लाई करूंगा, कंसिस्टेंटली फॉर ईच एंड एवरी ईयर. अगर चेंज करना पड़ा तो फिर वहां पे चेंज के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, रीजन देना पड़ेगा. कंसिस्टेंटली क्यों अप्लाई करते हैं, कंसिस्टेंटली इसी के लिए अप्लाई करते हैं क्योंकि मुझे ईयर ऑन ईयर जो है ना मेरा कंपैरिजन इजी हो जाता है, राइट. फर्स्ट ईयर में मैंने क्या किया, फीफो अप्लाई किया, और सेकेंड ईयर में समझो मैं वैक अप पे आ गया, दैट इज वेटेड एवरेज कॉस्ट. तो फिर उस केस में क्या है, मेरा इन्वेंटरी में बदलाव आएगा, राइट. सेम फॉर्मूला नहीं है, सेम मेथड यूज नहीं कर रहे हैं तो फिर यहाँ पे बहुत सारे डिस्क्रिपेंसीज आएंगे. और यहाँ पे जो भी इकोनॉमिक यूजर्स है, जो भी यूजर्स है सीइंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द इन्वेस्टमेंट पर्पस या बहुत सारे रीजन के लिए यूज कर सकते हैं, तो फिर वो जो है ना उनको थोड़ा डिफिकल्टी होगा, थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा होगा. ठीक है. तो उसके लिए हम क्या करते हैं, कंसिस्टेंटली अप्लाई करते हैं. देन आता चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी. चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी क्या है, कब होता है चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी. चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी अगर स्पेसिफिकली इंडेस कोई भी बोल रहा है कि यू हैव टू चेंज द अकाउंटिंग पॉलिसी तो उस केस में मैं कर दूंगा चेंज. अगर वो नहीं है बट द एंटिटी हैज इच्छा, मतलब इच्छा है एंटिटी को कि मुझे ये चेंज करना है, अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज करना है. कब चेंज कर सकता है, जब वो जो न्यू अकाउंटिंग पॉलिसी है वो रिलेवेंट एंड रिलायबल इंफॉर्मेशन, यानी क्या, रिलायबल एंड मोर रिलेवेंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा अबाउट द इफेक्ट्स ऑफ ट्रांजेक्शन एंड अदर इवेंट्स और कंडीशंस, और ये मेरा फाइनेंशियल परफॉर्मेंस या फाइनेंशियल कैश फ्लो को जो है ना इंप्रूव करेगा. तो उस केस में मैं चेंज कर सकता हूँ. अब जब चेंज करूंगा तो फिर यहाँ पे चेंज करने के लिए जो भी इंडेस है, जैसे इंडेस रिक्वायर किया पे, इफ इंडेस रिक्वायर्स टू द चेंज ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी तो वो ट्रांजिशनल प्रोविजंस देगा. दैट्स पर्टिकुलर इंडेस में ट्रांजिशनल प्रोविजंस देगा. जब ट्रांजिशनल प्रोविजन देगा ना तो फिर वही अप्लाई करूंगा मैं.
अगर इन केस कोई भी ट्रांजिशन ये नहीं है, यानी क्या, मुझे मेरे एएस में कोई ट्रांजिशनल प्रोविजंस नहीं है, तो ट्रांजिशनल प्रोविजन नहीं है तो फिर उस केस में क्या करेंगे हम, वो जो एडजस्टमेंट है वो रिट्रोस्पेक्टिवली एडजस्ट करेंगे। कैसे करेंगे एडजस्टमेंट, वो हम कैसा रिट्रोस्पेक्टिवली एडजस्टमेंट करेंगे। ठीक है, रिट्रोस्पेक्टिवली एडजस्टमेंट करेंगे। अब यहाँ पे रिट्रोस्पेक्टिव एडजस्टमेंट यानी क्या है सर, देखो, नॉर्मली हम क्या करते हैं, अकाउंटिंग पॉलिसी स्टार्ट ऑफ द ईयर, जब से मेरे पास इन्वेंट्री है, जब से ये पीपी है, तो हम क्या करते हैं, कॉस्ट मॉडल या रिवैल्यूएशन मॉडल अप्लाई करेंगे, बरोबर। पीपी का एग्जांपल लेता हूँ। अब पीपी मैंने परचेस किया, 5 साल हुए, 3 साल मैंने क्या किया, 3 साल मैंने क्या रिवैल्यूएशन मॉडल अप्लाई किया। अब मुझे लग रहा है यार नहीं, रिवैल्यूएशन मॉडल जो है ना वो प्रॉपर नहीं है, मुझे लग रहा है कि कॉस्ट मॉडल जो है ना वो मोर रिलायबल एंड रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन दे रहा है, तो फिर उस केस में क्या करूंगा मैं, कॉस्ट मॉडल अप्लाई करूंगा। अब कॉस्ट मॉडल अप्लाई करूंगा कब से, जब से स्टार्ट मैंने मशीनरी लिया है ना, तब से पूरे जो ईयर्स है, फॉर होल 5 इयर्स मुझे एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। होल 5 इयर्स ने 3 साल खत्म हो गए थे, तो 3 सालों के लिए एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, और मेरा ये करंट ईयर है, राइट। यहाँ पे तीनों साल के लिए मुझे रेट्रोस्पेक्टिवली, मतलब यहाँ से स्टार्ट ऑफ द ईयर से मुझे करना पड़ेगा। जब स्टार्ट ऑफ द ईयर से करना पड़ेगा और मेरा ये करंट ईयर है, राइट, करंट ईयर है, तो फिर उस केस में क्या होगा सर, यहाँ पे थर्ड बैलेंस शीट बनेगा। क्या बनेगा, थर्ड बैलेंस शीट। थर्ड बैलेंस शीट में क्या है, यानी कंपेरेटिव्स का ओपनिंग, कंपेरेटिव्स का ओपनिंग, जिसमें हम क्या करेंगे, एडजस्टमेंट करेंगे। क्या करेंगे, एडजस्टमेंट करेंगे। एडजस्टमेंट इन द सेंस, मुझे क्या करना है, जो न्यू पॉलिसी है, जो न्यू पॉलिसी है ना, न्यू पॉलिसी के हिसाब से मुझे कंप्यूट करना है, क्या बन रहा है उसका डेप्रिसिएशन या फिर उसका कॉस्ट क्या बन रहा है, वो मुझे कंप्यूट करना है, राइट। एंड रिवैल्यूएशन मॉडल था, रिवैल्यूएशन मॉडल के हिसाब से मुझे कंप्यूट करना है, और ये दोनों के बीच में का जो डिफरेंस है, वो क्या करूंगा, मैं एडजस्ट कर दूंगा पीपीई में एसेट साइड, और लाइबिलिटी साइड में रिटेन अर्निंग्स में एडजस्ट कर दूंगा। मेरा ओपनिंग बैलेंस शीट एडजस्ट हो गया, फिर अभी कंपैरेटिव के लिए और उसके बाद मेरा करंट ईयर के लिए न्यू पॉलिसी के हिसाब से मेरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनेगा। सिंपल, वही देखे हमने, ये सारे जो स्टेप्स है ना, उसी के रिलेटेड स्टेप्स है। ठीक है। अब एग्जामिशन कब आएगा, एक्सेप्शन, एक्सेप्शन ऑफ रिट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन कब आएगा सर, तब जब भी मुझे रिट्रोस्पेक्टिव एडजस्टमेंट पॉसिबल नहीं है, यानी कर ही नहीं पा रहा हूं, तो फिर उस केस में जो है ना प्रोस्पेक्टिवली अप्लाई करूंगा। यानी क्या, मेरा जो ये पीपीई है, अब पीपीई जो है ना मुझे फर्स्ट ईयर से क्या करना था, एडजस्ट करना था, बट फर्स्ट ईयर से एडजस्टमेंट नहीं होने वाला है, यानी पॉसिबल नहीं है। तो फिर पॉसिबल नहीं है, बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं उसके लिए, तो फिर क्या करूंगा मैं, जिस ईयर में है उसी ईयर से मैं एडजस्टमेंट चालू करूंगा और प्रोस्पेक्टिवली इसको एडजस्ट करूंगा। इस केस में कोई थर्ड बैलेंस शीट बनाने की जरूरत नहीं है। देन उसके बाद ये कुछ थे जो दैट आर नॉट अकाउंटिंग पॉलिसी, कब, जब मेरा ट्रांजैक्शन सब्सटेंशियली डिफर्स फ्रॉम दी दैट प्रीवियसली अकर्स, दैट डिफर्स इन सब्सटेंस फ्रॉम दोज प्रीवियसली अकरिंग, और उसके बाद न्यू अकाउंटिंग पॉलिसी फॉर द ट्रांजैक्शन, फॉर द ट्रांजैक्शन ऑफ अदर इवेंट्स और द कंडीशन, यानी अभी तक कोई भी इंडेक्स नहीं था, न्यू अकाउंटिंग पॉलिसी उसके लिए इन्वेंट किया है, तो फिर वो चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी नहीं माना जाएगा। इतना सब कुछ हमने देखा था, होप सो सब कुछ याद आ गया होगा, आ गया ना। Yes. चलो ये क्वेश्चन करना है, क्वेश्चन नंबर 9, देख लो, इंपॉर्टेंट है। इंडिया 8 से ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। तो यहाँ पे एक चेंज कर लो, 324 वंस, x2 x3, और यहाँ पे होगा x1 x2, और ये होगा 31 मार्च x1, डेट चेंज कर लेना बस।
24 million present। बाकी का क्वेश्चन सही है, रीड कर लो। डन सा। डन। चलो अच्छा। चलो क्वेश्चन रीड करें। एबीसी लिमिटेड चेंज्ड इट्स अकाउंटिंग पॉलिसी फॉर द इन्वेंटरी इन X2 X3। कब चेंज किया? X2 X3 में चेंज किया। ठीक है। Prior to the change, inventory had been valued using the weighted average method, right? Weighted average method से अब ये कर रहे थे, उसको चेंज कर दिया FIFO में शायद से। But it felt that to make the financial statements more relevant and reliable, FIFO valuation method was more appropriate। FIFO सही लगा तो उसके लिए बैग से FIFO आ गया। ठीक है। The impact of change on the valuation of inventory was as follows। ठीक है। 31 मार्च X1 को इंक्रीज इन द प्रॉफिट इज इंक्रीज ऑफ 10 मिलियन, यानी क्या? वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री में इंक्रीज है। वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री में, इन्वेंट्री में जो है ना एडजस्टमेंट सारे 10, 15 और 20 ये ऑलरेडी हमें कैलकुलेट किया है। यानी क्या? इतना ही एडजस्टमेंट करना है। इंक्रीज 10 मिलियन से है, इंक्रीज 15 मिलियन से है और इंक्रीज 20 मिलियन से। ओके। प्रॉफिट एंड लॉस अंडर द वेटेड एवरेज वैल्यूएशन मेथड इज एज फॉलोस। यानी क्या? ये जो स्टेटमेंट बनाया है ना, ये जो है ना वेटेड एवरेज वैल्यूएशन के बेसिस पे बनाया है, राइट? रिटेन अर्निंग जो है ना, रिटेन अर्निंग्स एक्स वन का जो है ना 423 lakhs का है, राइट? प्रेजेंट द चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी इन द प्रॉफिट एंड लॉस एंड प्रोड्यूस एंड एक्सट्रैक्ट द स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी इन अकॉर्डेंस विद इंडिया एट। हमें सिर्फ यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं? स्टेटमेंट ऑफ इक्विटी पूछ रहे हैं, और यहाँ पे अकाउंटिंग पॉलिसी का चेंज जो है ना उसका एडजस्टमेंट करने बोल रहे हैं यहाँ पे की, ये वाला। ठीक है। अब यहाँ पे मेरा X1 का कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं है मेरे पास, X2 का कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है क्या? यस सर। तो यहाँ पे बताओ मुझे, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं ट्रेडिंग अकाउंट बनाता हूँ। ठीक है, ये ट्रेडिंग अकाउंट है। ये ओपनिंग स्टॉक आएगा यहाँ पे, ये क्या आएगा? क्लोजिंग स्टॉक, राइट? ये आ जाएगा क्लोजिंग स्टॉक। अच्छा, यहाँ पे सेल भी रहेगा ना, यहाँ पे सेल्स भी रहेगा, यहाँ पे क्या आएगा? क्लोजिंग स्टॉक, राइट? ये किसके लिए बना रहा हूँ ट्रेडिंग अकाउंट? X1 X2 के लिए। अब बताओ, एज ऑन 31 मार्च X1 एज ऑन 31 मार्च X1 इंक्रीज इज 10 मिलियन, राइट? इंक्रीज जो है मेरा 10 मिलियन है। यानी क्या? यहाँ पे मेरा एज ऑन 1 अप्रैल X2, 1 अप्रैल X2 मेरा ओपनिंग बैलेंस पे बैठा होगा ये 10 मिलियन। यस और नो? ओपनिंग बैलेंस पे बैठा होगा, तो फिर यहाँ पे 10 मिलियन का इंक्रीज आ गया, बरोबर? यानी क्या? देखो यहाँ पे मैं एक और भी बनाता हूँ। ये समझो, ये X0 और X1 का है। यहाँ पे मेरा जो है ना ओपनिंग स्टॉक का कुछ बताया नहीं है, बट क्लोजिंग स्टॉक का मुझे पता है कि यहाँ पे इंक्रीज आया है 10 का, बरोबर? इसका क्लोजिंग वुड बी दिस का क्लोजिंग, सॉरी ओपनिंग, बरोबर? X0 X1 का जो क्लोजिंग है वो ओपनिंग होगा मेरा X1 X2 का, राइट? तो फिर यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक 10 के से इंक्रीज हुआ, बरोबर सर? फिर उसके बाद आगे क्या हो रहा है? एक और चीज, इंक्रीज बाय 15 मिलियन, कब? एज ऑन 31 मार्च X2 में जो है ना मेरा क्लोजिंग स्टॉक में 15 मिलियन का इंक्रीज है। यस और नो? तो फिर बताओ यहाँ पे नेट नेट एडजस्टमेंट कितना हो रहा है? नेट नेट एडजस्टमेंट 5 का हो रहा है, 15 - 10, बरोबर? तो फिर यहाँ पे अगर जीपी बोलूं मैं तो 5 है। यस और नो? यहाँ पे जो जीपी है, यहाँ पे ये गलत है, दोनों जीपी ग्रॉस प्रॉफिट गलत है ना, ये क्योंकि वेटेड एवरेज के बेसिस में निकला है। वेटेड एवरेज सही है,
बट यहाँ पे एडजस्टमेंट भी तो करना पड़ेगा मेरे को। तो एडजस्टमेंट कैसे करेंगे? यहाँ पे क्लोजिंग 15 है, ओपनिंग का इंक्रीज 15 है, तो नेट नेट 5 है। तो 5 जो है ना, 5 रुपीज का मुझे एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। सिमिलर वे में अगर मैं देखूं किसका, X2 और X3 का, ठीक है, यहाँ पे भी सेम, यहाँ पे क्लोजिंग आएगा सर, ठीक है, और यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक आएगा। हम्म। अब बताओ, जो इसका क्लोजिंग है इसका ओपनिंग हो जाएगा, प्रीवियस ईयर का क्लोजिंग है, करंट ईयर का ओपनिंग हो जाएगा। और इसका क्लोजिंग में कितना इंक्रीज है, 20 मिलियन का, ये 20 मिलियन है, तो फिर नेट नेट इंक्रीज कितना है, 5 का है, बरोबर। ये 20 मिलियन इज टोटल एडजस्टमेंट, टोटल इन द सेंस क्यूमुलेटिव फिगर है। 10 मिलियन था, 10 मिलियन प्लस 5 मिलियन हुआ, तो फिर 15 मिलियन का एडजस्टमेंट प्लस 20 मिलियन, यानी 5 5 का इंक्रीज है, 5 5 का एडजस्टमेंट करना पड़ेगा यहाँ पे, 5 और 5 का एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। क्या ये चीज क्लियर है? बताओ, क्या ये चीज क्लियर है? ये चीज क्लियर है तो पूरा क्वेश्चन खत्म हो गया। Yes, sir. हम्म, ये रहने दो क्या सोल्यूशन में, समझने के लिए। चलो आ जाओ। क्या कंप्यूट करना है? अच्छा, प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस पर्टिकुलर्स, X2 X3, X2 and X3 यानी कि X2 X3 मेरा करंट ईयर है, और X1 और X2 जो है ना, मेरा प्रीवियस ईयर है, कंपैरेटिव। सबसे पहले देख लो, सेम इंफॉर्मेशन कॉपी करना है ऊपर से। मेरा रेवेन्यू कितना है? रेवेन्यू में कोई भी चेंज नहीं आएगा, रेवेन्यू को हाथ भी नहीं लगाएंगे हम, 324 और 296, 324 एंड कितना था ये, 296, राइट? यहाँ तक कम समझा, सेम टू सेम। सेकेंड यहाँ पे आएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, राइट? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है यहाँ पे, कॉस्ट ऑफ सेल्स, अच्छा ठीक है, कॉस्ट ऑफ सेल्स। अब बताओ मुझे, यहाँ पे कॉस्ट ऑफ सेल्स क्या लिखना चाहिए? इतना जो पार्ट है मेरा, ये कॉस्ट ऑफ सेल्स है, इतना पार्ट मुझे एडजस्ट करना पड़ेगा। तो मेरा सिंपली अगर बोलूं मैं, ये ग्रॉस प्रॉफिट मुझे बढ़ाना है, कितना, 5 5 रुपए से बढ़ाना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 5 5 रुपए से इंक्रीज आया, ठीक है। सी ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट बढ़ा रहे हैं ना, अभी कितना है, 151, 151 को +5 करना है मुझे, 151 का +5, 132 का +5, कितना आएगा, 156, 156, एंड ये आ जाएगा 137। सिंपल। तो इन दोनों का डिफरेंस निकाल लो, तो क्या आ जाएगा मेरा कॉस्ट ऑफ सेल्स, 324 माइनस 156, 168 का मेरा कॉस्ट ऑफ सेल्स आएगा करंट ईयर में, 296 माइनस 137, 159। मेक सेंस? या फिर तुम ऐसे भी कर सकते हो, देखो ग्रॉस प्रॉफिट बढ़ाने मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे कॉस्ट ऑफ सेल जो है ना घटाना पड़ेगा, यानी क्या माइनस करना पड़ेगा। तो 173 से 5 माइनस कर दो, और 164 में से 5 माइनस कर दो, तुम्हारा कॉस्ट ऑफ सेल्स कम हो जाएगा और तुम्हारा ग्रॉस प्रॉफिट बना है। अल्टीमेटली मुझे ग्रॉस प्रॉफिट में 5 रुपीज ऐड करना है। तो फिर 5 रुपीज कैसे ऐड करेंगे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जब कम होगा मेरा प्रॉफिट इंक्रीज होगा, बरोबर। तो फिर वैसा मैंने किया है। दोनों भी तरीका फॉलो कर सकते हो, तुम्हें जो अच्छे से समझे। समझ गए चीज? कोई डाउट है यहाँ पे? बोलो। फिर आगे एक्सपेंस, एक्सपेंस कितना है, 83, 83 एक है और 74 है ना, बताओ कितना आएगा, 296 माइनस 159। मैं X1 X2 का कैलकुलेट कर रहा हूँ, X2 X3 का तुम कैलकुलेट करना। प्रॉफिट बांट लेंगे हम, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज। ये आ गया 58, और X2 X3 का बता।
जल्दी। 73 आ गया। 73। हाँ ओके, वेरी गुड। तो फिर यहाँ पे क्या आ गया, मेरा प्रॉफिट आ गया। प्रॉफिट आ गया 73 और 58। ये टेबुलर फॉर्मेट है, नॉर्मली हम टेबुलर फॉर्मेट में करते हैं। मॉड्यूल में ऐसे क्या है, मैं क्या बोलता हूँ, अगर तुम्हें नहीं समझ में आ रहा है ऐसा, तो फिर हम क्या करेंगे, इसका जो है ना ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे। इसका ट्रेडिंग X2 X3 है ना, X2 X3 का, और ट्रेडिंग किसका, X1 X2 का। ठीक है। लाइन सीधी क्यों नहीं आ रही है। ठीक है। तो हमारा ट्रेडिंग में क्या होता है नॉर्मली, बाई सेल्स, बाई सेल्स यानी क्या, रेवेन्यू, समझ लो। तो फिर सेल्स कितना है, 324। ठीक है। यहाँ पे टू COGS हम क्या करते हैं, यहाँ पे 168 लेस करेंगे। 168 कैसा सर, 174 जो है ना, कहा गया मेरा, हाँ 173, 173 वॉज माई कॉस्ट ऑफ सेल्स ओरिजिनल, 173। अब यहाँ पे 173 में मुझे 5 जो है ना एडजस्ट करना पड़ेगा। एडजस्ट क्यों, यहाँ पे हमारा क्लोजिंग इन्वेंट्री जो है ना, इन्वेंट्री में जो है ना बढ़ गया। या फिर ऐसा भी कर सकते हो, 1 मिनट, हाँ। इन्वेंट्री में कितना एडजस्टमेंट आया, एडिशन, बोलो। ₹5 का एडिशनल एडजस्टमेंट आया, और डायरेक्टली यहाँ पे 173 लिख लो। तो फिर यहाँ पे आ गया GP, कितना आ गया बताओ, 134, 234 प्लस 5 माइनस 173, 156। बराबर, प्रॉफिट बराबर आया। या तो यहाँ पे ऐड कर लो 5 इन्वेंट्री, या फिर 173 से लेस कर लो। ठीक है। मैं 173 से लेस कर देता हूँ, क्योंकि ये जो है ना गलत प्रेजेंटेशन लग रहा है मुझे। 173 माइनस 5 कितना आएगा, ये 168। तो यहाँ पे प्रॉफिट आ गया मेरा। और इसमें से हम क्या करेंगे, इसमें से हम टू एक्सपेंस करके हमारा ₹83, ₹83 है ना, ₹83 लेस कर देंगे, तो फिर मेरा ये आ जाएगा प्रॉफिट। बाय GP आ जाएगा यहाँ पे 156। तो बताओ कितना आएगा, 156 माइनस 83। 11th याद आ रहा है क्या, 11th या 12th पे स्टैंडर्ड में किया था ना। Yes, sir. क्या हो गया, इतना कम आवाज क्यों आ रहा है। बाय सेल्स, सेल्स कितना है यहाँ पे, 160, 168, 296। ठीक है। यहाँ पे टू सी ओ जी एस देखो कितना है, यहाँ पे 159, 159 कैसे आ गया, क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन में 164 होगा, अरे 164 माइनस 5, तो यहाँ पे 159 आ गया। तो मेरा यहाँ पे GP आ जाएगा, GP कितना आएगा, 137 का आएगा, राइट। और यहाँ पे टू टू एक्सपेंस कर देंगे, एक्सपेंस 74 कर देंगे, तो फिर यहाँ पे मेरा प्रॉफिट आ जाएगा, कितना, नेट प्रॉफिट वुड बी माई ₹58 का। ठीक है, सिंपल है। अब मुझे क्या दिखाना है, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। क्या, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। ठीक है, पर्टिकुलर्स, यहाँ पे आ जाएगा रिटेन अर्निंग्स, और यहाँ पे आ जाएगा रिटेन अर्निंग्स, ये ओरिजिनल आएगा। ठीक है। ओरिजिनली हम देखिए एज ऑन 1 अप्रैल
x1 को मेरे पास कितना था, 423। यहाँ पे भी 423, राइट। कोई भी एडजस्टमेंट था क्या उसमें? नहीं। ओरिजिनली कुछ एडजस्टमेंट था ना, है ना? ओरिजिनली कुछ नहीं था, बट हमने सब्सिक्वेंटली एडजस्टमेंट किया। सब्सिक्वेंटली क्या एडजस्टमेंट किया? यहाँ पे 5 रुपीज का एडजस्ट किया और यहाँ पे 5 रुपीज का एडजस्ट किया, टोटल 10 रुपीज का एडजस्टमेंट आया। तो 10 रुपीज का एडजस्टमेंट ऐड करना पड़ेगा मुझे यहाँ पे, राइट। यहाँ पे हो जाएगा 433 और ये हो जाएगा 423। ये आ जाएगा एज ऑन 1 अप्रैल x2। इसमें ऐड कर देंगे प्रॉफिट हमारा करंट ईयर का x2 का। x2 का प्रॉफिट कितना है? 58। 58 ऐड कर लो तो कितना आएगा बताओ? 433 प्लस 58, 491। ठीक है। ये आ जाएगा एज ऑन 1 अप्रैल x3। और ऐड करो प्रॉफिट ऑफ x3। कितना आएगा प्रॉफिट ऑफ x3? 73 था ना कुछ? हाँ, 73 ऐड कर लो, कितना आएगा? 73, 564। ये है रिटेन्ड अर्निंग्स एज ऑन 31 मार्च x3। अच्छा, यहाँ पे क्या करोगे ओरिजिनल में? ओरिजिनल प्रॉफिट देखना पड़ेगा। ओरिजिनल प्रॉफिट कितना था? ओरिजिनल प्रॉफिट यहाँ पे स्टार्ट में, गड़बड़ तो नहीं हुआ है ना? 137 माइनस 74 था। यहाँ पे कैलकुलेशन मिस्टेक है। ये जो ना कैलकुलेशन मिस्टेक है यहाँ पे, ये 74 है। 137 में से माइनस कर दूं 74 तो फिर मेरा यहाँ पे आ जाएगा 63। ठीक है। तो 433 प्लस 63 कितना होगा? 396। सॉरी, 496। 569। चलो ओरिजिनल प्रॉफिट देख लो। ओरिजिनल प्रॉफिट कितना है? 58 है और 68 है। 58 यहाँ पे आ जाएगा, 58। तो 58 ऐड करके बताओ कितना आएगा? 423 प्लस 58, 481, राइट। और यहाँ पे ये 68 ऐड कर लो तो बताओ कितना आएगा? 549। ठीक है, ये क्लियर है क्या? क्या किया सर यहाँ पे? सिर्फ और सिर्फ एडजस्टमेंट किया। क्या? मेरा ओपनिंग रिटेन अर्निंग्स 423 था, उसमें 10 का एडजस्टमेंट किया, इन्वेंट्री वाला, राइट। इन्वेंट्री वाला एडजस्ट किया, फिर उसके बाद प्रॉफिट ऐड किया दोनों ईयर का। यहाँ पे कुछ एडजस्टमेंट नहीं था, ओरिजिनल प्रॉफिट ऐड कर दिया फिर। ठीक है। और जब भी यहाँ पे करो तो फिर यहाँ पे एक वर्ड आता है, क्या? यहाँ पे रीस्टेटेड। समझा ये चीज? इज दैट क्लियर? Yes, sir. चलो, हम क्या करते हैं, नेक्स्ट कंसेप्ट में जाते हैं, दैट इज चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट्स। क्या है चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट्स? अब एक अकाउंटिंग एस्टिमेट्स यानी क्या है? बोलो, कभी सुना है अकाउंटिंग एस्टिमेट्स यानी क्या है? कभी सुना है? 12th में बोल रहा हूँ, इंटर में। इंटर में सुना होगा अकाउंटिंग एस्टिमेट्स, या कभी भी हम अकाउंटिंग एस्टिमेट्स के रिलेटेड बात करते हैं। Yes, sir. बोलो कुछ एग्जांपल्स। Uh, Useful life of asset. हम्म Uh, और यूजफुल लाइफ ऑफ असेट हुआ, फिर उसके बाद कुछ प्रोविजन बनाना है मुझे। Provisions. हाँ, प्रोविजन बनाना है, तो फिर उस केस में क्या एस्टिमेशन लगेगा। फिर उसके बाद अगर समझो, क्या बोलते हैं, और यूजफुल लाइफ हो गया, प्रोविजन हो गया, और ऐसे कोई भी चीज है,
ठीक है। और एनआरवी इन केस ऑफ इन्वेंटरीज, इन्वेंटरीज के केस में जो है ना हम एनआरवी एस्टिमेट करते हैं, राइट। एनआरवी जो है ना एस्टिमेट करते हैं। फेयर वैल्यू इज डिफरेंट और एनआरवी इज डिफरेंट। मैंने ये क्या इन्वेंटरीज में पढ़ाया था कि फेयर वैल्यू अलग है और इन्वेंटरीज अलग है। फेयर वैल्यू ये ऐसा चीज है जो मार्केट में रेडीली अवेलेबल है टू, जो सिमिलर प्रोडक्ट्स है ना, मेरा इन्वेंटरी, इन्वेंट्री का सिमिलर प्रोडक्ट्स है जो भी फेयर वैल्यू है, या मेरा इन्वेंट्री का फेयर वैल्यू मार्केट में अवेलेबल होता है। दूसरा होता है एनआरवी। एनआरवी इज समथिंग जो सेलर है, जो ओनर है, ओनर ऑफ दैट इन्वेंट्री एस्टिमेट्स दैट एनआरवी। यानी क्या, मुझे मेरा सेलिंग प्राइस इतना होगा, उसमें से सेल्स का एक्सपेंसेस जो है ना वो लेस हो करेंगे तो फिर इतना मिलेगा मुझे, तो फिर वो क्या है, एनआरवी है। ये एनआरवी जो है ना ये भी एस्टिमेट करते हैं। फिर उसके बाद वारंटी प्रोविजंस हुए, ये सारे क्या है, एस्टिमेट्स है। यानी कि मेरा जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनेगा, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट कभी ना कभी मतलब पूरा अक्यूरेट तो नहीं होगा। अक्यूरेट इन द सेंस कट टू कट फिगर्स तो कभी नहीं होगा, राइट। इसमें एस्टिमेट्स यूज करने ही पड़ते हैं, राइट। एस्टिमेट यूज करने ही पड़ते हैं। तो फिर जब एस्टिमेट यूज करना पड़ेगा सर, तो फिर यहाँ पे उसके लिए ये अकाउंटिंग, चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट्स का कंसेप्ट आया। क्या आया, चेंज इन अकाउंटिंग कंसेप्ट का। तो मैं स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे लेके जाता हूँ और यहाँ पे दिखाता हूँ कि एस्टिमेट्स का भी एक हेडिंग है। ये दिख रहा है, यूज ऑफ एस्टिमेट्स एंड जजमेंट्स। और यहाँ पे बताया कि क्या क्या जजमेंट उन्होंने यूज किया है, एस्टिमेट्स में क्या एजम्पशन लिया है, और सिग्निफिकेंट एस्टिमेट्स क्या है, जैसा इम्पेयरमेंट ऑफ इनटेंजिबल एसेट एंड टेंजिबल एसेट, रिटायरमेंट बेनिफिट ऑब्लिगेशन, या इंडियस 19 में पढ़ेंगे हम, डेफर्ड टैक्स एसेट रिकग्निशन। ठीक है। और उसके बाद न्यू अकाउंटिंग पॉलिसी। ठीक है, न्यू अकाउंटिंग पॉलिसी वो छोड़ दो। न्यू अकाउंटिंग पॉलिसी इन द सेंस हमें न्यू अकाउंटिंग पॉलिसी पॉलिसी डेवलप करना, ये करना है, तो फिर उस केस में कहाँ कहाँ से इन्होंने लिया है वो पूरा रेफरेंस दिया है। ठीक है, परफेक्ट। यहाँ पे जैसे यहाँ पे यूज ऑफ एस्टिमेट्स और जजमेंट्स है, यानी क्या वो बता रहे हैं कि हमारे जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ऐसे कुछ कंपोनेंट्स है जिसके ऊपर हमने एस्टिमेशन लगाया है और जजमेंट यूज किया है, राइट। तो फिर उसी को बोलते हैं हम जजमेंट, एस्टिमेशन, अकाउंटिंग एस्टिमेट्स, उसी को बोलते हैं अकाउंटिंग एस्टिमेट्स। देखो, मेनी आइटम्स इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैन नॉट बी मेजर्ड बट ओनली कैन बी एस्टिमेटेड। डेवलपिंग अकाउंटिंग एस्टिमेट्स इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ जजमेंट और assumption based on the latest available information, reliable information. एग्जाम्पल क्या है, एनआरवी इन केस ऑफ इन्वेंटरीज, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, अ प्रोविजन फॉर वारंटी ऑब्लिगेशंस, ये सारा क्या है, मेरा एस्टिमेशन है। अब यहाँ पे एस्टिमेशंस नॉर्मली कब आता है सर, एस्टिमेट्स कब आते हैं? तो फिर एस्टिमेट्स क्या है, सर्कमस्टेंसेस क्या है कि एस्टिमेट्स चेंज हो जाए। नॉर्मली हमें एस्टिमेट करता हूँ, समझो फॉर एग्जांपल प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स है, राइट। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स यानी क्या, मैंने किसी को क्रेडिट में सेल किया और वो क्रेडिट सेल करने के बाद मुझे क्या है, पैसा मिलने वाला है विद इन अ ईयर या 2 इयर्स। ठीक है, विद इन अ ईयर 6 मंथ्स, या फिर 6 मंथ्स में मिलेगा, या फिर ये 1 ईयर 1 ईयर के बाद मिलेगा, या 2 इयर्स के बाद मुझे पैसा मिलेगा। अब यहाँ पे नॉर्मली मैं क्या करता हूँ, मुझे पता है, पहले ही बिजनेस पता कर रहा हूँ क्रेडिट से मैं, यानी क्या 10% ऑफ द अमाउंट रिसीवेबल का 10% के अमाउंट जो है ना वो आता ही नहीं है कभी। यानी क्या, या तो वो बायर बैंकरप्सी होता है, या फिर वो बायर जो है ना मतलब पैसा ही देता नहीं है या लेट देगा। उसके लिए मैं क्या करता हूँ, उसके लिए प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स बना के रखता हूँ। अब यहाँ पे क्या हुआ मैंने इंडिया स्टैंड में बताया था, याद है, फायर फायर वाला केस, जिसमें मेरा जो बायर है वो बायर क्या हो रहा है, बैंकरप्ट हो रहा है। ठीक है, बायर बैंकरप्ट हो रहा है। तो फिर यहाँ पे क्या हो रहा है, व्हाट इज दैट केस, बैंकर बायर, सॉरी बायर है जो वो बैंकरप्ट हो गया, तो फिर मुझे पैसा मिलेगा क्या, नहीं ना। तो मैंने प्रोविजन जो बना के रखा था, जो प्रोविजन बना के रखा था, वो प्रोविजन को चेंज करना पड़ेगा। अब यहाँ पे चेंज क्यों करना पड़ा, बिकॉज ऑफ न्यू इन्फॉर्मेशन, बरोबर। बिकॉज ऑफ न्यू इन्फॉर्मेशन, क्या मैंने क्या समझा कि मेरा बायर जो है ना उसके उसका बिजनेस में फायर लग गया और वो पैसा देने की क्षमता में नहीं है, तो फिर उस केस में क्या होगा, मेरा डाउटफुल डेट्स रिकग्नाइज करना पड़ेगा। तो ये क्या है, ड्यू टू न्यू इन्फॉर्मेशन हमारे नॉर्मली जो है ना अकाउंटिंग पॉलिसीज में चेंज आते हैं, सिंपल। या फिर न्यू एक्सपीरियंस के हिसाब से मेरा जो है ना चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट्स आते हैं। देखो, व्हेन अ चेंज अकर्स इन द सर्कमस्टेंसेस ऑन व्हिच एस्टिमेट वाज बेस्ड, यहाँ पे क्या है, चेंज एस्टिमेट किसके ऊपर बेस्ड था, जो है ना बायर, बायर के जो फाइनेंशियल फ्रीडम के बेसिस में मेरा जो है ना पैसा का ये था। यानी क्या, मैंने सेल किया और वो पैसा देगा, अगर उसका बिजनेस अच्छा चला तो वो पैसा दे देगा मुझे, अच्छा चला तो ऐसा नहीं देना ही पड़ेगा, बट नॉर्मली बोल रहा हूँ इन जनरल सेंस। अगर उसका बिजनेस फायर में ये होगा, पूरा पूरा खत्म हो गया है, तो फिर उस केस में वो पैसा कहाँ से देगा। ठीक है। और एक और चीज है, यहाँ पे न्यू इन्फॉर्मेशन की वजह से क्या आ रहा है, मेरा चेंज आ रहा है, न्यू इन्फॉर्मेशन की वजह से चेंज आ रहा है। अब चेंज जब आएगा तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, जब भी चेंज आएगा तो उस केस में क्या करना पड़ेगा सर, उस केस में अकाउंटिंग एस्टिमेट्स है, राइट। अकाउंटिंग एस्टिमेट्स यानी एवरी ईयर चेंज आ सकते हैं, 2 साल में एक बार चेंज आ सकते हैं, 6 मंथ्स में एक बार चेंज आ सकते हैं, हम बोल नहीं सकते ना।
जैसा यहाँ पे मैंने क्या किया, प्रोविजन फॉर बोनस बना के रखा। ठीक है, बोनस यानी क्या, एम्प्लॉयज को मुझे देना है बोनस, और यहाँ पे बोनस बना के रखा। बोनस बना के रखने के बाद ईयर एंड में मुझे पता चला यार, मेरी जो बिजनेस में ना, बिजनेस में मैंने 10 एम्प्लॉयज के बेसिस में बोनस बना के रखा था, लेकिन अब जो है ना 6 ही एम्प्लॉय बचे मेरे पास। यानी क्या, सिर्फ 6 एम्प्लॉयज को देना पड़ेगा। बरोबर। यहाँ पे कैसे मुझे पता चला, क्योंकि 10 का मैंने पहले ही बना के रखा था, अब यहाँ पे 10 के एस्टिमेट था। बरोबर। जब 6 बचे तो फिर 6 के एस्टिमेट के हिसाब से मुझे चेंज करना पड़ेगा। तो ये चेंज कंटिन्यूस है, मतलब कंटिन्यूस इन द सेंस, जब भी न्यू इन्फॉर्मेशन आएगा, जब भी न्यू एक्सपीरियंस आएगा, यहाँ पे चेंज आएगा ही। तो जब चेंज आएगा ना, तो फिर उसको हम क्या करते हैं, रेट्रोस्पेक्टिवली कभी भी एडजस्ट नहीं करेंगे, ये जो भी करेंगे प्रोस्पेक्टिवली करेंगे। ठीक है। क्या है, हम जो भी एडजस्टमेंट है वो प्रोस्पेक्टिवली करेंगे। यानी क्या सर, आज समझो यहाँ पे 24-25 में खड़ा हूँ, यानी क्या 24-25 के फाइनेंशियल ईयर में, 24-25 के ईयर के फाइनेंशियल में मेरा क्या है, यहाँ पे एस्टिमेशन में चेंज आ रहा है। ठीक है, यूजफुल लाइफ में समझो डेप्रिसिएशन का ये है ना, अपना पीपी। यहाँ पे बहुत एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे मैंने वारंटी का लिया, अब पीपी का ले रहा हूँ। अब पीपी में कैसा डेप्रिसिएशन मेथड है, डेप्रिसिएशन मेथड में क्या करते हैं हम, नॉर्मली ड्यूरिंग द यूजफुल लाइफ हम क्या करते हैं, डेप्रिशिएट करते हैं। और उसमें एक चीज ध्यान रखते हैं कि हमारा यूजफुल लाइफ इज वेरी इंपॉर्टेंट। राइट। मैंने यूजफुल लाइफ मैंने एस्टिमेट करके रखा था कितना, 10 ईयर्स का। अब 10 ईयर्स का एस्टिमेट करके रखा था, ड्यूरिंग द ईयर कुछ तो ब्रेक डाउन आ गया मशीनरी में, यानी क्या, कुछ तो खराब हो गया मशीनरी में। अब मुझे लग रहा है यार ये 10 साल के लिए यूज नहीं होगा, ये सिर्फ 5 साल के लिए यूज हो सकता है। यानी क्या, मेरा एस्टिमेशन चेंज हो गया। 10 ईयर्स से मुझे 5 ईयर्स में आना पड़ा। तो फिर कब आया, मैं करंट ईयर में आया ना। करंट ईयर में मेरा चेंज आ गया, तो करंट ईयर से मैं क्या करूंगा, 5 ईयर्स के बेसिस में अभी प्रोस्पेक्टिवली उसको एडजस्ट करते जाऊंगा। करंट ईयर में करूंगा, फिर नेक्स्ट ईयर में करूंगा, उसके बाद नेक्स्ट ईयर में करूंगा, ऐसे करते जाऊंगा। सिंपल। ठीक है। समझा ये चीज। तो करंट ईयर में आ गया तो फिर करंट ईयर में करूंगा, अगर नेक्स्ट ईयर में आ गया तो नेक्स्ट ईयर से करते जाऊंगा। ये क्या है, अकाउंटिंग एस्टिमेट्स में प्रोस्पेक्टिवली हम एडजस्टमेंट करते जाएंगे। इज दैट क्लियर? बोलो। हेलो। चलो एक और न्यू सेशन क्रिएट करते हैं, लेस देन अ मिनट बचा है। लेट्स स्टार्ट। हमने इसका देख लिया ना, अकाउंटिंग एस्टिमेट का डेफिनेशन तो देख लिया। अब रीजन फॉर द रिवीजन ऑफ अकाउंटिंग एस्टिमेट क्या हो सकता है, when a change occurs in the circumstances on which the estimate was based, यानी circumstances change हो गए, और when a change is as a result of a new information or new expenses, कुछ new information मिला या new experiences मिला, तो फिर उसकी वजह से अकाउंटिंग एस्टिमेट चेंज आ गया। जब भी अकाउंटिंग एस्टिमेट चेंज होगा, यानी क्या करेंगे हम, उसको प्रोस्पेक्टिवली एडजस्ट करेंगे। मैंने बताया था कि प्रोस्पेक्टिवली क्यों, क्योंकि जो है ना अकाउंटिंग एस्टिमेट नॉर्मली हम करेक्ट नहीं होता है कभी भी, जो है ना अकाउंटिंग एस्टिमेट करेक्ट नहीं होता है। जब भी एस्टिमेट करते हैं हम, जो अवेलेबल इन्फॉर्मेशन है मेरे पास, जो भी अवेलेबल इन्फॉर्मेशन है उसके बेसिस पे मैं एस्टिमेट करता हूँ। जब भी अवेलेबल इन्फॉर्मेशन है उसके बेसिस में। अभी समझो करंट ईयर में कुछ इन्फॉर्मेशन था, और नेक्स्ट ईयर में कुछ और इन्फॉर्मेशन होगा एडिशनल, तो फिर उस एडिशनल इन्फॉर्मेशन को कंसिडर करके मुझे एस्टिमेट निकालना पड़ेगा। बराबर। तो फिर उसके लिए जो है ना एस्टिमेट कभी एक्यूरेट नहीं होते, तो फिर जब भी चेंज आएगा उसको मैं डायरेक्टली उस ईयर में एडजस्ट कर दूंगा। करंट ईयर में आएगा तो करंट ईयर में करूंगा, इन फ्यूचर पीरियड्स में आएगा तो इन फ्यूचर पीरियड में करूंगा। चलो एक और बात बताओ, जो भी एरर है वो कभी प्रायर पीरियड, सॉरी, जो भी एस्टिमेट है वो प्रायर पीरियड एरर्स कभी भी नहीं है। मैंने अभी जैसे बताया था ना। अभी समझो यहाँ पे एग्जांपल लेता हूं मैं। समझो यहाँ पे 2021 है, 2022 है, और 2023 है। ठीक है। और यहाँ पे मैंने एस्टिमेट बनाया था, जो भी एस्टिमेट समझो, यहाँ पे एस्टिमेट समझो मैंने डिप्रीशिएट, यूजफुल लाइफ जो है ना, यूजफुल लाइफ, यूजफुल लाइफ 5 ईयर्स एस्टिमेट किया था। फिर 6 ईयर में, 2022 में जाके इसको 6 ईयर में चेंज किया। 2023 में मुझे लगा 7 ईयर्स का होना चाहिए। बढ़ता नहीं है नॉर्मली, लेकिन हाइपोथेटिकल एग्जांपल ले लो कि 7 ईयर्स में चेंज होगा। अब बताओ, यहाँ पे मैं खड़ा हूँ 2023 में, और 2023 में मैं बोल रहा हूँ कि नहीं यार, मेरे साथ गलती हो गई, यहाँ पे मैंने 5 साल का किया था। नहीं, 5 साल का क्यों करोगे, मतलब 5 साल का गलती थोड़ी होगा, क्योंकि उस टाइम में मुझे उतना इन्फॉर्मेशन अवेलेबल था 2021 में कि मैं सिर्फ 5 ईयर्स का एस्टिमेट कर पाया। उसके लिए यहाँ पे 5 ईयर्स या एस्टिमेशन के बेसिस में मैंने डिप्रिशिएट किया। बरोबर। फिर 2022 में कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन आ गया तो 6 ईयर का किया। और यहाँ पे 2023 का ये 7 ईयर्स में कर दिया, क्योंकि कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन होगा। यानी क्या, जो भी हमने प्रीवियसली एडजस्ट एस्टिमेट्स का मैंने क्या किया, अजम्पशन लिया है या एस्टिमेट किया है, दैट इज नॉट माई एरर। एरर बिल्कुल भी नहीं है, एरर्स आर समथिंग एल्स। एरर जो है ना, जो इंटेंशनली किया जाता है, या फिर जो एक्चुअल में अमाउंट प्रॉपर, मतलब प्रॉपर होना चाहिए था, बट एक्चुअली मैं इंटेंशनली उसको कुछ क्या कर रहा हूँ,
टैम्पर कर रहा हो, तो फिर उस केस में उसको बोलते हैं एरर। बरोबर। यहाँ पे सिर्फ हम एस्टिमेट कर रहे हैं, तो एस्टिमेट चेंज होते रहता है, वो एरर नहीं है कभी भी। ठीक है। एक और चीज, एक और चीज क्या है सर, समझो कभी कभार क्या है ना, हमें डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। किस चीज में? जब भी ऐसा एक प्रैक्टिकल सिचुएशन आएगा, तो वहां पे मैं डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहा हूँ कि वेदर दिस इज अ चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट और चेंज इन अकाउंटिंग एरर। एरर ने अकाउंटिंग एस्टिमेट और अकाउंटिंग पॉलिसी। ठीक है। तो फिर यहाँ पे सिंपली मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर इन केस कोई भी ऐसा सिचुएशन आया और वो ट्रांजैक्शन मुझे लग रहा है कि यहाँ पे मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि दिस इज अ चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी और चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट, तो फिर स्टैंडर्ड सिंपली बोल रहा है अगर तुम्हें इतना डिफिकल्टी आ रहा है तो फिर क्या मान लो, उसको चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट मान लो। ठीक है। क्या मान लो? चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट। आ जाओ देखते हैं। नेचर ऑफ चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट्स। A change in accounting estimate neither relates to prior period nor it relates to the correction of error. कभी भी correction of error नहीं मानेंगे इसको। Then when it is difficult to distinguish a change in an accounting policy from a change in an accounting estimate, तो फिर हम क्या मानेंगे? द चेंज इज ट्रीटेड एज चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट। सिंपल। इसका जो भी ट्रीटमेंट है हम क्या करेंगे, उसी पर्टिकुलर ईयर में, जो ईयर में चेंज इन एस्टिमेट आया है उस ईयर में मैं एडजस्ट कर दूंगा। द इफेक्ट ऑफ चेंज इन एन अकाउंटिंग एस्टिमेट शैल बी रिकॉग्नाइज्ड प्रोस्पेक्टिवली। प्रोस्पेक्टिवली किया जाएगा। प्रोस्पेक्टिवली किया जाएगा बाय इंक्लूडिंग इट इन द प्रॉफिट एंड लॉस इन द पीरियड ऑफ द चेंज इफ द चेंज अफेक्ट्स दैट पीरियड ओनली। यानी समझो करंट ईयर में चेंज आया, तो करंट ईयर में चेंज मैं क्या करूंगा? एडजस्ट करूंगा। अगर इन फ्यूचर चेंज, फ्यूचर का भी जो है ना रेफरेंस है, इन फ्यूचर में भी चेंजेस आएंगे, तो फिर वो फ्यूचर में करूंगा। यहाँ पे द चेंज ऑफ इफ द पीरियड ऑफ चेंज एंड फ्यूचर पीरियड इफ द चेंज अफेक्ट्स दी बोथ। यानी क्या? करंट ईयर में और फ्यूचर ईयर में दोनों का रेफरेंस है, तो फिर दोनों में ईयर में मैं एडजस्ट कर दूंगा। यानी करंट ईयर का बना रहा हो तो करंट ईयर में एडजस्टमेंट हो ही जाएगा। नेक्स्ट ईयर और नेक्स्ट ईयर जो है ना, जब बनाऊंगा तभी एडजस्टमेंट कर दूंगा। ठीक है। अगर कोई एसेट एंड लाइबिलिटी का है तो फिर एसेट एंड लाइबिलिटी में लेस ऐड कर दूंगा या फिर एडजस्टमेंट कर दूंगा। समझो यहाँ पे जैसे डेप्रिसिएशन हुआ। डेप्रिसिएशन कैसा? हम नॉर्मली क्या करते हैं, जो भी एसेट है एसेट में से लेस कर देते हैं, राइट? डेप्रिसिएशन लेस एसेट में से लेस करते हैं। और इनकेस प्रैक्टिकली देखोगे आप, बुक्स में हम क्या करते हैं, नॉर्मली एसेट से लेस कर देते हैं। प्रैक्टिकली देखोगे तो अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अलग से बन के रखता है। अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन करके एक हेड होता है, तो फिर उसमें जो है ना, सारा जो है डेप्रिसिएशन वो ऐड करते हैं, और टोटल जो मेरा ओरिजिनल कॉस्ट है, ओरिजिनल कॉस्ट में से मैं अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लेस करता हूँ। ये प्रैक्टिकली चलता है। ठीक है। तो फिर उस केस में हम अगर कुछ चेंज आ गया, कुछ चेंज आ गया उस पर्टिकुलर एसेट में एडजस्ट कर देंगे। To the extent that a change in accounting estimates give rise to changes in assets and liabilities or relates to any items of equity, it shall be recognized by adjusting the carrying amount the related asset liability equity item in the period of change। इन द पीरियड ऑफ चेंज। यहाँ पे ध्यान देने वाली चीज क्या है, यहाँ पे रिटेन अर्निंग्स में एडजस्टमेंट नहीं होगा। यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस में डायरेक्टली करेंगे। यहाँ पे क्या देखा था पॉलिसी में? पॉलिसी में क्या देखा था, अगर प्रायर पीरियड का कोई पॉलिसी चेंज आ गया और रेट्रोस्पेक्टिवली हम एडजस्ट कर रहे हैं, तो फिर उस केस में हम क्या करते हैं, उस पर्टिकुलर ईयर का रिटेन अर्निंग्स में एडजस्ट करते हैं। जैसे अभी इससे पहले एक क्वेश्चन किया था हमने, थोड़ी देर पहले एक क्वेश्चन किया था जिसमें हमने रिटेन अर्निंग्स में एडजस्टमेंट किया। वैसा यहाँ पे रिटेन अकाउंटिंग एस्टिमेट के केस में रिटेन अर्निंग्स में नहीं होगा। ये प्रॉफिट एंड लॉस प्रॉपर अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में होगा। डिफरेंस समझ रहा है क्या? क्यों हम प्रॉफिट एंड लॉस में अकाउंट में कर रहे हैं और वहां पे क्यों रिटेन अर्निंग्स में कर रहे हैं? प्रॉफिट एंड लॉस ईयर फॉर द ईयर बनेगा, बरोबर। और करंट ईयर में मेरा चेंज आ रहा है, तो फिर करंट ईयर का बुक्स अभी तक क्लोज नहीं हुआ है, तो फिर करंट ईयर का एस्टिमेट का जो भी चेंजेस है मैं प्रॉफिट एंड लॉस में एडजस्ट कर रहा हूँ, बराबर। अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर बनता है, पर्टिकुलर पीरियड के लिए। अब मुझे समझा कि प्रीवियस ईयर में कोई तो अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज आया, मुझे रेट्रोस्पेक्टिवली एडजस्ट करना है, तो मैं उस पर्टिकुलर ईयर में जाके प्रॉफिट एंड लॉस को एडजस्ट नहीं कर सकता, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस क्लोज हो गया। प्रॉफिट एंड लॉस का जो भी बैलेंस है वो रिटेन अर्निंग में ट्रांसफर हुआ है, बरोबर। प्रॉफिट एंड लॉस का जो भी बैलेंस है रिटेन अर्निंग में ट्रांसफर हुआ है, तो फिर उसके लिए हम रिटेन अर्निंग में एडजस्ट करते हैं। डिफरेंस समझ में आ रहा है? हम्म। Yes, sir. चलो, इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा ना, तो अच्छे से बताना ऐसा ही। Okay. क्योंकि नॉर्मली अगर तुम इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में जा रहे हो या फिर अभी क्या बोलते हैं, फाइनल के बाद सीए बन जाओगे, तो फिर जाओगे, तो फिर क्वेश्चंस आएगा ऐसा, बहुत सारे क्वेश्चंस। कैसे क्वेश्चंस? यही रिटेन अर्निंग्स में क्यों एडजस्टमेंट करेंगे एज पर इंडिया, और ये इसमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्यों करेंगे। फिर उसके बाद एक अच्छा क्वेश्चन मुझे कब मिला था पता है क्या? मेरे इंटरव्यू में मिला था एक, सीए बनने के बाद। जो इम्पेयरमेंट है ना, इम्पेयरमेंट इम्पेयरमेंट का क्या करते हैं हम, रिकवरेबल अमाउंट से कंपेयर करते हैं हमारा कैरिंग अमाउंट। अब ये जो रिकवरेबल अमाउंट है, क्या ये इकोनॉमिक वैल्यू है ऑफ द एसेट या फिर हमारा मार्केट वैल्यू है? ये क्वेश्चन आया था। बताओ कि क्या रहेगा आंसर।
इकोनॉमिक वैल्यू रहेगा असेट का, या फिर मार्केट वैल्यू? किससे कंपेयर करेंगे हम? हो गया ना तुम्हारा इंडिया 36? बहुत टफ क्वेश्चन पूछ लिया क्या मैं? मुझे उस टाइम में बहुत टफ लगा, पता है कि ये। नहीं, इंटरव्यू के प्रेशर के टाइम में ना, जब इंटरव्यू दे रहे हैं और वहाँ सामने से सिंपल फटाफट क्वेश्चन क्वेश्चंस आ ही रहे हैं। याद रहते फटाफट क्वेश्चंस आ रहे हैं, मतलब फटाफट क्वेश्चन यानी कॉन्ट्रैक्टेड एसेट क्या है, कॉन्ट्रैक्टेड लाइबिलिटी क्या है। फिर उसके बाद और आगे पूछ रहे हैं, बताओ हमें शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स क्या होते हैं एम्प्लॉय, जो इंडिया 19 में पढ़ेंगे हम। शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स क्या होते हैं, लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स क्या होते हैं, फटाफट फटाफट, मतलब सांस लेने का मौका नहीं था मुझे। और उसमें ऐसा क्वेश्चन आ रहा है, जैसे अभी यहाँ पे बोला हो ना, अभी नॉर्मली इंडिया 36 के हिसाब से हम क्या करते हैं, वैल्यू इन यूज कंप्यूट करते हैं ना, वैल्यू इन यूज। और वैल्यू इन यूज में कंपेयर कंप्यूट करते समय हम लेते हैं एक जो है ना, जो इकोनॉमिक वैल्यू इन यूज में, सॉरी, वैल्यू इन यूज कंप्यूट करते हैं और फेयर वैल्यू देखते हैं रिकवरेबल अमाउंट के लिए। वैल्यू इन यूज या फेयर वैल्यू, विचएवर इज हायर लेते हैं। अब वैल्यू इन यूज क्या है, ये इकोनॉमिक वैल्यू है। वैल्यू इन यूज इकोनॉमिक वैल्यू यानी क्या, असेट को यूज करने वाला हूँ इन फ्यूचर, इन फ्यूचर यूज करूंगा तो उससे मुझे क्या इकोनॉमिक बेनिफिट आएगा, ये क्या इकोनॉमिक वैल्यू है। और दूसरा फेयर वैल्यू है, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल जो भी करते हैं, विच एवर इज बेनिफिशियल वो कंसिडर करते हैं। तो ये आंसर देना था मुझे, बट मैंने क्या बोल गया, नहीं हम मार्केट वैल्यू से कंपेयर करके देके आएंगे, मतलब का इम्पेयरमेंट करेंगे। इंटरव्यू बोला फिर से सोच लो। मैंने बोला ठीक है सर, इकोनॉमिक वैल्यू से करेंगे। फिर पूछा कि इकोनॉमिक वैल्यू से करेंगे ना, तो फिर क्यों करेंगे, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? अब मैं क्या बोलूं, उस टाइम में क्लिक ही नहीं हो रहा है। कहा था ये क्वेश्चन था ना एक, तो ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, तो उसके लिए ध्यान में रखना। देन उसके बाद सिंपल क्वेश्चन पूछेंगे, कौन सा सिंपल क्वेश्चन पता है क्या? बोलो बैलेंस शीट फॉर द ईयर क्यों बनता है, सॉरी सॉरी, बैलेंस शीट जो है ना एज ऑन डेट क्यों बनता है, उसका ना नेमिंग जो है ना एज ऑन डेट क्यों है, और प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर क्यों लिखते हैं? ये भी क्वेश्चन आएगा। ये देखो, ये क्वेश्चन करो, क्वेश्चन नंबर 10 LDR है। पहले वो सोच लो, वो क्वेश्चन जो है ना फॉर द ईयर क्यों करते हैं और एज ऑन डेट क्यों लिखते हैं नॉर्मली बैलेंस शीट में। अब तो इजी लगेगा कि सर क्या है, क्या कैसे छोटे छोटे क्वेश्चन पूछ रहे हो। प्रॉफिट एंड लॉस जो है ना वो फॉर द ईयर ही बनेगा, क्योंकि ड्यूरिंग द ईयर जो भी ट्रांजेक्शन होगा, एडजस्टमेंट हो गए, प्रॉफिट एंड लॉस हो गए, एक्सपेंस हो गए, सेल्स हो गए, वो हम प्रॉफिट एंड लॉस या ट्रेडिंग अकाउंट में इंक्लूड करते हैं, बरोबर। और बैलेंस शीट क्या है, हैं। ईयर ऑन ईयर बैलेंसेस ऐड होते हैं। जैसा मैंने क्या किया, समझो फॉर एग्जांपल इन्वेस्टमेंट्स लिया, इन्वेस्टमेंट्स है मेरे पास, अब ये इन्वेस्टमेंट्स में इंटरेस्ट आएगा मुझे। अगर इंटरेस्ट ईयर ऑन ईयर रियलाइज हो रहा तो वो ठीक है, अगर ईयर ऑन ईयर मुझे कैश नहीं मिल रहा है, रियलाइज नहीं हो रहा है, तो फिर वो क्या, अक्रूड इंटरेस्ट एज एन अक्रूड इंटरेस्ट ऐड होते आएगा। सिंपल है। तो फिर ये क्या है, ये अमाउंटेज कॉस्ट में दिखाते आएंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, मतलब अपना बैलेंस शीट में। या फिर तुम समझो क्या बोलते हैं, मशीनरी समझो। मशीनरी क्या है, स्टार्ट डेट से आज डेट तक जो है ना, जो भी एडजस्टमेंट करें वो पूरा बैलेंसेस साथ दिखाते हैं हम बैलेंस शीट में, तो उसके लिए एज ऑन डेट बनाते हैं। यानी क्या, जब से मशीनरी लिया है आज के दिन तक उसमें जो भी एडजस्टमेंट्स हुए, जो भी ऐड और लेस हुआ है, वो सब इंक्लूड करके आज मेरा बैलेंस ये है। बट मेरा प्रॉफिट एंड लॉस में वैसा नहीं, ड्यूरिंग द ईयर, सिर्फ सिर्फ इस साल में जो भी ट्रांजेक्शन हुआ है उसी को हम रिकॉर्ड करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस। उसके लिए फॉर द ईयर वो बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस, और एज ऑन डेट बैलेंस शीट बनाते हैं। ये इतना सिंपल आंसर तुम्हें इंटरव्यू के टाइम में ब्लफ करेंगे, तो ये क्लियर रखना दिमाग में जो भी है। चलो क्वेश्चन नंबर 10 देखो, इसको ना मैं पहले वहां पे लेके जाता हूँ मेरे नोट्स में, सोल्यूशन नोट्स। चलो अब रीड करो, दिख रहा है क्वेश्चन, दिख रहा है ना? जब चाहिए स्क्रॉल अप करने बोल दो, मैं कर दूंगा। यस सर।
स्क्रोल। डन सर। डन। चलो, ड्यूरिंग X4 X5, क्या होगा इसको? During X4 X5, Cherry Limited discovered that some products that had been sold during X3 X4, यानी क्या, X4 X5 में आके पता चला X3 X4 में जो सेल्स किया था मैंने were incorrectly included in the inventory as on 31st March X4 for 6500। अच्छा, इसके पहले एक कंसेप्ट बताना पड़ेगा यार। चलो ठीक है, ये रहने दो क्वेश्चन। हम एरर्स के बाद ये क्वेश्चन करते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं। करना ही है वो क्वेश्चन, बट तुम्हें पहले कंसेप्ट समझा दो इसके रिलेटेड, फिर उसके बाद सॉल्व करेंगे तो फिर ज्यादा समझ में आएगा तुम्हें। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4। इलस्ट्रेशन नंबर 4 रीड कर लो एक बार। ये एक जनरल क्वेश्चन है, जहाँ पे हमारा जो है ना, इन केस जो रेफरेंस मॉड्यूल देखा हमने, प्रोनाउंसमेंट, तो अगर समझो प्रोनाउंसमेंट अलग देखा है तो फिर उस केस में क्या होना चाहिए, तो फिर वो यूज कर सकते हैं कि नहीं, उसके रिलेटेड क्वेश्चन है। यानी दूसरा प्रोनाउंसमेंट जो है ना, दूसरा एंटी और दूसरे कंट्रीज का, वो यूज कर सकते हैं नहीं कि नहीं, वो देखना है। हमने देखा ना, अगर सिमिलर कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क है तो फिर उस केस में यूज कर सकते हैं। उसी के रिलेटेड क्वेश्चन रीड कर लो, फिर हम देखते हैं। डन सर। डन। चलो, क्या है? एन एंटिटी डेवलप्ड one of its accounting policy by considering pronouncement of overseas international standard setting body in due accordance with India's 8। यानी क्या, यहाँ पे हमारा जो है ना रेफरेंस मॉड्यूल याद है क्या? रेफरेंस मॉड्यूल याद नहीं है तो फिर बता दूं मैं एक बार। इन केस मुझे जजमेंट डेवलप करना है तो फिर सबसे पहले क्या रेफर करता हूँ? कोई भी दूसरा इंडेक्स है तो इंडेक्स को रेफर करता हूँ, जो भी ट्रांजेक्शन है। या फिर उसके बाद कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क यूज करूंगा। अगर वो भी नहीं है तो फिर उसके बाद इंटरनेशनल इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सेटिंग बोर्ड का जो भी प्रोनाउंसमेंट है वो यूज करेगा। अगर ये भी अवेलेबल नहीं है तो फिर क्या होगा, यहाँ पे कोई भी दूसरा स्टैंडर्ड जो सिमिलर कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क है तो वो यूज करूंगा। राइट, ये मेरा क्या सीक्वेंस है। तो यहाँ पे उन्होंने कोई तो दूसरा ये यूज किया फॉर डेवलपमेंट ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है? वुड इट बी परमिसिबल फॉर द एंटिटी टू चेंज द सेट पॉलिसी टू रिफ्लेक्ट अ सब्सिक्वेंट अमेंडमेंट इन द प्रोनाउंसमेंट इन दैट प्रोनाउंसमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपली है, कब चेंज कर सकते हैं अकाउंटिंग पॉलिसी में? जब इंडियस रिक्वायर करेगा या चेंज गिव्स मोर रिलेवेंट एंड रिलायबल इन्फॉर्मेशन। ठीक है, अब जब मोर रिलेवेंट एंड रिलायबल इन्फॉर्मेशन देगा तब चेंज करेंगे। और चेंज भी कैसा होगा पता है क्या? वो हम जो रेफरेंस मॉड्यूल है ना, अगर जजमेंट के बेसिस में हम चेंज करें तो फिर रेफरेंस मॉड्यूल जो भी है उसके हिसाब से होना चाहिए। आ जाओ। In the absence of Indians that specifically applies to the transaction, other events or the condition, management may apply an accounting policy for the most from the most recent pronouncement of International Accounting Standards Board। यानी क्या, रिसेंटली जो भी अकाउंटिंग इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड्स का प्रोनाउंसमेंट है उसको मैं रेफर करके चेंज कर सकता हूँ। राइट, अगर वो भी नहीं है, इन द एब्सेंस ऑफ देयर ऑफ any other standard setting bodies that use a similar conceptual framework to develop my accounting
स्टैंडर्ड्स यानी क्या, सिमिलर कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क है, और वो सिमिलर कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क का जो है ना मैं यूज कर सकता हूँ रीसेंट प्रोनाउंसमेंट। यहाँ पे फॉलोइंग एन अमेंडमेंट ऑफ सच प्रोनाउंसमेंट द एंटिटी चूजेस टू चेंज द अकाउंटिंग पॉलिसी दैट चेंज इन अकाउंटेड फॉर डिस्क्लोज्ड एज अ वॉलंटरी चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी, यानी चेंज उसका वॉलंटरली चेंज कर रहा है। सच अ चेंज इन वॉलंटरी चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी कब करेगा, made only if information results in reliable and more relevant information and does not conflict with the इंडेस 8। इंडेस 8 से कॉन्फ्लिक्ट नहीं कर रहा है और मोर रिलेवेंट एंड रिलायबल इंफॉर्मेशन देगा, तब जाके मैं क्या करूंगा, उसका अकाउंटिंग पॉलिसी में चेंज लेके आऊंगा। इज दैट क्लियर? सिंपल है, बहुत बेसिक क्वेश्चन है, अपना जो बेसिक कंसेप्ट है ना उसके बेसिस पे है। यस सर। ये हो गया था हमारा रेट्रोस्पेक्टिव वाला एडजस्टमेंट। इंडिया ये वाला पढ़ लो, इलस्ट्रेशन नंबर 6। अब पढ़ने से पहले एक चीज बता दूं, जब भी कोई न्यू इंडेक्स आएगा, जब भी कोई न्यू इंडेक्स आएगा और अब तक उसको अप्लाई तो नहीं किया मैंने, अब तक इफेक्टिव नहीं है, बट सिर्फ और सिर्फ क्या है, अब सिर्फ मार्केट में आया है, मार्केट में आया है, अब तक मार्केट में बस इंफॉर्मेशन आया है कि ऐसा न्यू इंडेक्स आएगा। और न्यू इंडेक्स का जो है ना वो होता है ना, पास, एमसीए पास करता है, इंडेक्स आए तो एमसीए पास करता है, तो फिर जब तक नहीं हुआ है और अभी तक इफेक्टिव नहीं हो, पास हो गया समझो, एमसीए ने दे दिया नोटिफिकेशन के थ्रू, ठीक है, नोटिफिकेशन के थ्रू बता दिया ये न्यू इंडेक्स है। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं बताऊं 104 जो है ना इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स, इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स के रिलेटेड एक न्यू इंडेक्स आया है। वो जो इंडेक्स जो है ना हमारे सिलेबस में पहले भी नहीं था, अब पता नहीं आईसीए ऐड करेगा नहीं, बट यहाँ पे ये आ गया है मार्केट में, 104 जो है ना इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट के रिलेटेड। अब लेकिन मेरे एंटिटी, मेरा जो बिजनेस है अब तक वो इफेक्टिव नहीं है, यानी क्या, इफेक्टिव कब होता है, नेक्स्ट ईयर से, नॉर्मली मेरे हिसाब से 1 अप्रैल जो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर ना तब से इफेक्टिव होता है, तब से हम अप्लाई करना चालू करते हैं। अभी तक अप्लाई नहीं किया मेरा फाइनेंशियल ईयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, बट जो है ना वो अप्लाई करने वाला हूं, या मुझे पता है कि मुझे अप्लाई करना है इंडेक्स मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, तो पहले ही डिस्क्लोज कर देता हूँ कि अगर वो इंडेक्स आएगा तो उसका क्या है, कि एक तो फैक्ट बताऊंगा कि ये इंडेक्स आया है और ये इंडेक्स मेरे एंटिटी के ऊपर, जो भी मेरा बिजनेस है उसके ऊपर एप्लीकेबल है, और उसके बाद उसका इम्पैक्ट कितना होगा, क्या होगा, कैसा होगा, वो एक डिस्क्लोजर दे दूंगा मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। तो उसी के रिलेटेड ये क्वेश्चन है। देखो इलस्ट्रेशन नंबर 6, एक बार क्वेश्चन रीड कर लो, क्या है, कुछ नहीं है, मैं रीड करता हूँ। वेदर एन एंटिटी इज रिक्वायर्ड टू डिस्क्लोज द इम्पैक्ट ऑफ न्यू इंडेक्स which is issued but not yet effective in the financial statement as per India Act। यानी क्या, इशू हो गया बट अभी तक इफेक्टिव नहीं है। इफेक्टिव यानी क्या, इफेक्टिव यानी मैंने अप्लाई करना चालू किया, एंटिटीज जो है ना, सारे एंटिटीज जो भी अप्लीकेबल है उस पर्टिकुलर इंडेक्स के लिए वो अप्लाई करना चालू कर दिया। तो फिर जब भी ऐसा होगा तो फिर क्या करना होगा, हमें डिस्क्लोजर देना होगा उसका फैक्ट दैट न्यू इंडेक्स हैज बीन कम, फिर उसके बाद वो हमारे एंटिटी के लिए एप्लीकेबल है, और उसके बाद क्या है उसका फाइनेंशियल इफेक्ट्स क्या है मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर, वो बताना पड़ेगा। Ind AS 8 accounting policy, accounting change in accounting estimate error states as follows. When an entity has not applied a new Ind AS that has been issued but is not yet effective, the entity shall disclose. क्या एक this fact की new Ind AS आया, known or reasonable estimate information relevant to assessing the possible impact that application of new index will have on the entity's financial statement in the period of initial application. Accordingly, it may be noted that entity is required to disclose the impact of index which has been issued but not yet effective. Clear है? पक्का? जैसे यहाँ पे अब भी recent example है, recent example जो है ना, index 104 आया है, 104 दैट इज इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट के रिलेटेड है, अब तक सीए फाइनल के सिलेबस में आया नहीं है, ठीक है, सीए फाइनल पहले भी नहीं था इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट के, इसमें ओल्ड सिलेबस है हुआ, अभी जो न्यू सिलेबस आया ना उसमें भी नहीं था इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट का, जो प्रीवियस इंडेक्स है, ये इंडेक्स 104 उसका अमेंडेड वर्जन है, न्यू वर्जन है समझ लो, ये अब तक नहीं आया, अब तक मेरे सीए फाइनल के सिलेबस में नहीं आया, तो अब ये आ गया, ये इश्यू हो गया, इफेक्टिव शायद से, अभी इफेक्टिव डेट मैंने पढ़ा नहीं है, बट इफेक्टिव समझो फॉर एग्जांपल नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर से है, तो फिर अगर कोई भी एंटिटी इसके अंडर आ रहा है, इसके अंडर जो है ना आ रहा है, तो फिर इसके अंडर आ रहा होगा तो फिर उसे क्या करना पड़ेगा, डिस्क्लोज करना पड़ेगा। सिंपल, काही तरी डाउट है का? नहीं। वेरी गुड। चलो ये देखो इलस्ट्रेशन नंबर 7। डन। क्या है, क्या लगता है, चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी है या फिर चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट है, बताओ। पॉलिसी है।
पॉलिसी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जब भी कोई भी, कल ही बताया था शायद ने, यहाँ समझो यहाँ पे 2001 से आ रहा है, यहाँ पे 2024 है, ठीक है। 2001 से आ रहा है और हम क्या कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे, जो फॉर्मूला है जो ना अप्लाई करते रहेंगे, या कोई भी चीज जो है ना हम अप्लाई करते रहेंगे और उसमें अचानक चेंज आएगा। यानी क्या, इसमें क्या बेस है मेरा, ये बेस है प्रिपरेशन, तो फिर ये बेस में अगर कुछ चेंज आया वो चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी है। और एस्टिमेट तो सुमित समझ ही जाएगा। चलो देखो क्या है। एज पर इंडिया 8 accounting policy are the specific principle basis convention rules and practices applied by an entity in preparing and presenting the financial statement. Further para जो भी है ना, Ind AS 2 inventive specifically requires disclosure of cost formula used as a part of disclosure accounting policies adopted in measurement of inventories. Accordingly, a change in cost formula is a change in accounting policy. Illustration number 8 भी read कर लो, simple question है, ये related to third balance sheet है। आ जाओ, illustration number 8 read कर लो। Students watching on YouTube, please do subscribe the channel. डन सर। Done? चलो। An entity has presented certain material liabilities, material liabilities present किया है as non-current in its financial statement for the period up to 31st March 2011, ठीक है, while preparing the financial statements, annual financial statements for the year ended 31st March 12, कब प्रिपेयर करते समय, 31st March 2012 को मैनेजमेंट डिस्कवर्स दैट these liabilities should have been classified as current, करंट में क्लासिफाई करना चाहिए था, बट हमने किस में क्लासिफाई किया, नॉन करंट में। should have been classified as current. The management intends to restate the comparative amounts for the prior periods presented as at 31st March 2011। यानी क्या, वो रीस्टेट करना चाह रहा है, अब कंपैरेटिव जो है ना वो रीस्टेट करना चाह रहा है, तो फिर उस केस में पूछ रहे, would this reclassification of liabilities from the non current to current in the comparative be considered as correction of error under Ind AS 8, would the entity need to present the third balance sheet। ठीक है, करेक्शन ऑफ एरर्स, ठीक है, मैं बताऊंगा करंट एरर्स क्या है उसके बाद क्या है, बट थर्ड बैलेंस शीट प्रेजेंट करना है या नहीं वो देखना है मुझे यहाँ पे। अब थर्ड बैलेंस शीट कब प्रेजेंट करेंगे, जब भी मेरा जो है ना, मेरा यहाँ पे जो भी चेंज है या करेक्शन है, वो कब को पर्टेन करेगा, वो पर्टेन करेगा बहुत पहले का इन द सेंस मुझे पिछले 3 4 साल 5 साल के पहले से एडजस्टमेंट करना है। बट यहाँ पे हम देखेंगे तो यहाँ पे एज ऑन अप टू 31st मार्च, 31st मार्च 2011, क्या अप टू 31st मार्च नॉन करंट था, ठीक है। और एज ऑन 31st मार्च 2012 जो है ना हमें करेक्ट किया है। अप टू ये के, एक मिनट रुक जाना, क्वेश्चन देखने दो मुझे पहले। इलस्ट्रेशन नंबर 8 ना, क्वेश्चन में कुछ तो गड़बड़ लग रहा है। इलस्ट्रेशन नंबर 8, हाँ, ओके, ठीक है चलो। तो फिर यहाँ पे क्या है, 31st मार्च 2011, ठीक है। अब यहाँ पे जब भी हम ये देख रहे हैं, ये प्रीवियस ईयर में यानी 2009 जब भी से हो रहा है, जब भी जब से मेरा ये लाइबिलिटीज है, तब से मैं क्या कर रहा हूँ, मैं प्रेजेंट करते आ रहा हूँ कैसा, एज अ करंट, राइट। फिर उसके बाद अब जाके 2012 में मुझे पता चला, 2012 में मुझे पता चला ये करंट होना चाहिए था, करंट होना चाहिए था। क्या बताओ इस पर्टिकुलर केस में थर्ड बैलेंस शीट आएगा क्या, थर्ड बैलेंस शीट आएगा क्या, मुझे क्या करना है, मुझे एडजस्टमेंट करना है
पूरे सालों से मुझे एडजस्ट करते आने, जब से पर्टेन कर रहा था मेरा लाइबिलिटीज, उस ईयर से लेके आज तक मुझे क्या करना है, एडजस्टमेंट करना है। तो इस केस में क्या लाइबिलिटी आया, मतलब क्या थर्ड बैलेंस शीट आएगा क्या? ये हम फिर से करेंगे क्वेश्चन एरर्स के बाद। अभी सिर्फ थर्ड बैलेंस शीट आएगा कि नहीं बताओ। क्या बोल रहा हो, समझ रहा है क्या? समझो यहाँ पे 2009 है, 2010 है, 11 है, 12 है। समझो फॉर एग्जांपल यहाँ पे 2009 से मैं क्या कर रहा हूँ, नॉन करंट लाइबिलिटी में दिखा रहा हूँ, नॉन करंट पे दिखा रहा हूँ, नॉन करंट पे दिखा रहा हूँ। तो फिर यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, इसमें आके यहाँ पे करंट पे दिखा रहा हूँ, यानी क्या मुझे 2012 में पता चला कि यहाँ पे करंट पे दिखाना चाहिए था, राइट? 2012 में पता चला। तो फिर यहाँ पे मुझे एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, मुझे करेक्शन करना पड़ेगा, पर्टिकुलरली 2009 में भी करना पड़ेगा, 10 में भी करना पड़ेगा और 11 में भी करना पड़ेगा। तो फिर क्या यहाँ पे थर्ड बैलेंस शीट आएगा बताओ? यस सर। आएगा ना? तो यही आंसर बताना था कि यहाँ पे थर्ड बैलेंस शीट आएगा। आंसर हम रीड करते हैं, हम पहले एरर्स कर लेते हैं क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन जो है ना एरर्स के बेसिस पे हैं। चलो जी, हमने अकाउंटिंग पॉलिसी समझ लिया, राइट? हम जो है ना ये चैप्टर 3 पार्ट में डिवाइडेड है, अकाउंटिंग पॉलिसीज, एस्टिमेट्स और एरर्स, बराबर। अकाउंटिंग पॉलिसीज देख लिया हमने, एस्टिमेट्स देख लिया। एस्टिमेट्स अकाउंटिंग पॉलिसीज क्या है, अगर अकाउंटिंग पॉलिसीज मेरा बहुत पहले से चेंज आ रहा है, यानी क्या कोई भी असेट है, असेट का जो है ना मेरा अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज किया तो रिट्रोस्पेक्टिवली एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। सेकंड, एस्टिमेट्स प्रोस्पेक्टिवली करना पड़ेगा। और थर्ड जो है ना, थर्ड एक एरर आता है, एरर। अब एरर क्या है सर? एरर समझो प्रीवियस ईयर में समझो, यहाँ पे एग्जांपल लेता हूँ, 2021, 22, 23 और 24, ठीक है। अब यहाँ पे 2021 में मुझे क्या लगा, कोई तो एक ऐसा चीज है जहाँ पे उसमें गलतियां हुआ है। क्या हुआ है? गलतियां हुआ है। गलतियां इन द सेंस, समझो फॉर एग्जांपल, एग्जांपल यहाँ पे बताओ, तो हमने प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट हमने परचेस किया था 2021 में, बट हमने उसको अकाउंट फॉर किया 2022 में। हमने परचेस करके रखा था बट उसका ट्रांजेक्शन एंटर करना भूल गए। समझा क्या बोला? हमने परचेस किया था 2021 में, नॉर्मली सर बोलते हो कि अकाउंट जब परचेस करेंगे तभी तुरंत एंट्री होना चाहिए। समझो मेरा अकाउंटेंट जो है ना, अकाउंटिंग ने एंट्री करना भूल गया, तो अब उसका एंट्री मैंने कब किया? 2022 में किया। क्या बताओ, मेरा जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में मशीनरी का कब आना चाहिए था? 2021 में आना चाहिए था, बट मैंने एंट्री कब करके रखा? 2022 में। और मुझे वो पता चल रहा है 2024 में पता चल रहा है। तो बताओ 2021, 2022 एंड 2023 में, ये तीनों साल में मेरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गलत गया है, बरोबर? फाइनेंशियल स्टेटमेंट गलत गया ना। यहाँ पे जो मशीनरी होना चाहिए था, समझो यहाँ पे 10,000 का मशीनरी है, मैंने इसका एंट्री मैंने यहाँ पे किया 10,000। अब डेप्रिसिएशन इस ईयर से चार्ज हो रहा है, 2022 से चार्ज हो रहा है, यानी एक साल कम से, मतलब एक साल कम हो गया ना मेरा, एक साल का डेप्रिसिएशन मेरा चार्ज करना रह गया। दिस इज व्हाट मिस्टेक। ये मिस्टेक अगर है तो फिर एज पर इंडेस 2024 में पता चलने दो और 10 साल बाद पता चलने दो, मेरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज नॉट कंप्लायंट, नॉट कंप्लायंट एज पर द इंडियस, यानी क्या मेरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट गलत है। तो अगर ऐसा कोई गलती हुआ है या कोई ओमिशन हुआ है या मिस्टेक हुआ है या फ्रॉड हुआ है, यहाँ पे एरर जो है ना, दीज एरर्स इंक्लूड फ्रॉड एज वेल, ठीक है, दीज एरर्स इंक्लूड फ्रॉड एज वेल। जैसे फ्रॉड, फ्रॉड इन द सेंस समझो सर, यहाँ पे 2021 में यहाँ पे कैश का चोरी होगा, कैश का क्या हुआ? चोरी हुआ। जब कैश का चोरी हुआ है तो फिर यहाँ पे क्या है? ये फ्रॉड है, तो ये चोरी बोलते हैं नॉर्मली, या समझो फ्रॉड है। अब ये फ्रॉड है ना, फ्रॉड मुझे 2021 में हुआ, बट ये फ्रॉड मुझे कब मिल रहा है? ये फ्रॉड मुझे 2024 में मिल रहा है, करंट ईयर पे। यानी क्या 2021 का जो है ना वो 2024 में पता चल गया मुझे। तो बताओ यहाँ पे, एज पर इंडियस 8, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर नॉट कंप्लाइड इफ इट इंक्लूड्स एनी एरर, एनी फ्रॉड, एनी मिस्टेक, कोई भी चीज हो, ठीक है, विच इज एरर। तो फिर उस केस में हमें क्या करना पड़ेगा? इसका एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? इसका एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। आ जाओ डेफिनेशन पढ़ते हैं। Ind AS 8 deals with the treatment of errors that have been taken place in past but were not discovered at that time, यानी तब पता चल नहीं चला मुझे, कब? जो ईयर में हुआ था। Subsequently, when they are discovered, it is necessary to correct such errors in the financial statement and make sure that the financial statements are relevant and reliable information in the period in which they are discovered। यानी क्या, जिस ईयर में मुझे फ्रॉड हुआ है या फिर मिस्टेक हुआ है या गलती हुआ है, यहाँ पे मैथमेटिकल मिस्टेक्स भी होते हैं। यानी क्या, मैंने डिप्रिसिएशन कंप्यूट करना चाहिए था कितना? 5 साल का, मैंने कंप्यूट कर गया 8 साल का। कैसे सर? क्या बातें कर रहे हो, ऐसे कैसे हो सकता है?
एग्जाम्पल दे रहा हूँ। मुझे क्या करना चाहिए था, 3 साल लिखना था। देखो ऐसा लिखा मैंने, ऐसा। वो 8 दिख गया। तो फिर यहाँ पे क्या है, मैथमेटिकल एरर है। हाँ। किडिंग, हाँ ऐसा नहीं होता है, क्योंकि सिस्टम्स में होते हैं नॉर्मली। जैसे सिस्टम्स में जब भी मैं एंटर कर रहा था, तो फिर 5 के जगह में जो है ना 8 दब गया, या 3 के जगह में 8 दब गया यार, ऐसा कुछ हो सकता है। जो है ना, एरर्स हो सकते हैं। तो ये एरर्स मुझे सब्सिक्वेंटली पता चला। जब सब्सिक्वेंटली पता चला, ये सब्सिक्वेंटली जब पता चला, तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, प्रीवियस फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एडजस्ट करना पड़ेगा। एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि वो मेरा एज पर इंड एस द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर नॉट कंप्लाइंट एज पर इंड एस व्हेन दे इंक्लूड एरर्स, मिस्टेक्स वगैरह सब कुछ, ठीक है। अब एरर्स कब कब हो सकते हैं? मेरा जो है ना, एरर्स जो है ना, रिकग्निशन में हो सकते हैं, मेजरमेंट में हो सकते हैं, प्रेजेंटेशन में हो सकते हैं, डिस्क्लोजर्स के टाइम में हो सकते हैं, कहीं भी हो सकता है। एरर्स जो है ना, समझो इनिशियली जनरेटिंग कर रहा था, जनरेटिंग करते समय मिस्टेक हो गया। क्या मिस्टेक हो गया? बैंक टू मुझे क्या करना चाहिए था, समझो बैंक टू मुझे क्रेडिटर्स करना चाहिए था। ठीक है, बैंक टू क्रेडिटर्स करना चाहिए था, बैंक टू क्रेडिटर्स नहीं होता है, क्रेडिटर्स टू बैंक समझो। फॉर एग्जांपल क्रेडिटर्स टू बैंक, यानी पेमेंट किया मैंने, और क्रेडिटर्स टू बैंक एंट्री करना था। मेरा अकाउंटेंट ने क्या किया, वो क्या किया, बैंक टू क्रेडिटर्स कर दिया, यानी क्या, क्रेडिटर्स से मुझे पैसे मिल रहा है ऐसे दिखा दिया। ये क्या है, मिस्टेक है, मुझे करेक्ट करना पड़ेगा। तो फिर ये क्या है, स्टार्ट में। ठीक है। फिर उसके बाद जैसे मैंने बोला पीपीई का, अब पीपीई कैसा, पीपीई के टाइम में मैंने यूजफुल लाइफ मैंने एस्टिमेट किया 8 ईयर्स का। बट यहाँ पे मैंने कंप्यूटेशन डेप्रिसिएशन 5 ईयर्स का ही किया। अभी चेंज इन एस्टिमेट है वो, चेंज इन एस्टिमेट है, बट समझो फॉर एग्जांपल ये छोड़ो, एस्टिमेट वाला छोड़ दो। एरर हुआ, एरर क्या, मुझे 50,000 लिखना था, मशीनरी 50,000 का था, बट वो क्या हो गया, 50 lakhs हो गया। एक जीरो बढ़ गया, 50,000 5 lakhs हो गया, सॉरी। 50,000 लिखना था मुझे, क्या लिखना था, मेरा प्राइस कितना है, 50,000। मेरा अकाउंटेंट ने क्या किया, ये 5 lakhs कर दिया, यानी एक और एडिशनल जीरो आ गया। तो फिर ये क्या है, ये भी एरर है, मुझे सब्सिक्वेंटली पता चला। ऐसे ही बहुत सारे एरर्स होते हैं। कब कब हो सकता है, मेजरमेंट के टाइम हो सकता है, प्रेजेंटेशन के टाइम में हो सकता है, डिस्क्लोजर्स जब बनाते हैं ना, डिस्क्लोजर्स, नोट्स टू अकाउंट्स, उसमें हो सकता है। तो फिर ये सब चीजें चीजें एरर्स है, और एरर्स को क्या करना पड़ेगा, मुझे करेक्ट करना पड़ेगा। Errors can arise in respect of recognition, measurement, presentation, disclosure of elements of financial statements। ठीक है, एलिमेंट्स यानी क्या, मेरा बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वगैरह सब कुछ, ठीक है। अब इफेक्ट्स क्या होगा, इफेक्ट सिंपली बोला ना, इफेक्ट क्या होगा, इफेक्ट क्या है, मेरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है ना करेक्ट नहीं माना जाएगा। मेरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, अगर कोई भी एरर कंसिस्ट कर रहा है, कोई भी एरर कंसिस्ट कर रहा है मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, और आज के डेट में मुझे पता चला, अगर नहीं पता चलता तो मैं क्या मानता हूँ, उसको करेक्ट मानता हूँ। अगर मुझे पता चला, इफ आई एम इन्फॉर्म्ड अबाउट दैट एरर, तो फिर उस केस में मुझे क्या करना पड़ेगा, उसको करेक्ट करना पड़ेगा, अदरवाइज माय फाइनेंशियल स्टेटमेंट वुड बी रॉन्ग, यानी क्या, वो कंप्लायंस है नहीं। तो फिर financial statements will not be considered as complied with Ind AS if they contain either material errors or immaterial errors। यहाँ पे दोनों भी आएगा, ये इंपॉर्टेंट है, मटेरियल और इमटेरियल एरर्स। मटेरियल और इमटेरियल यानी क्या है, ऑडिट में पढ़ा होगा, मटेरियल यानी कुछ बड़ा चीज, कुछ बड़ा मिस्टेक। ठीक है, इमटेरियल मतलब छोटे मोटे जो है ना, पेटी मिस्टेक्स होते हैं, या पेटी कैश एक्सपेंसेस के रिलेटेड कुछ फ्रॉड किया, वो पूरा चीजें क्या है, इमटेरियल है। तो फिर इमटेरियल और मटेरियल दोनों भी एरर है। अगर दोनों भी एरर है और दोनों भी एरर मुझे दिख रहा है, तो फिर उस केस में मेरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट वुड नॉट बी कंसिडर्ड एज कंप्लाइंट। इंटेंशनली क्या है, ओ शिट, किसके लिए, intentionally to achieve a particular presentation of an entity's financial statement position, financial performance और cash flow। ठीक है। अब यहाँ पे क्या है ना, क्या फ्रॉड भी जो है ना इसमें इंक्लूड होगा, क्या फ्रॉड भी इसमें ही आएगा। एरर्स में जो भी फ्रॉड है, फ्रॉड क्या है, वो भी एरर मानेंगे और उसका करेक्शन करेंगे। अब करेक्शन कैसे करेंगे सर, अब करेक्शन कैसे करेंगे, हमने करेक्शन देखा था क्या, पॉलिसी में रिट्रोस्पेक्टिव एडजस्टमेंट देखा था ना। ये देखो रिट्रोस्पेक्टिव एडजस्टमेंट, यानी क्या, अगर इन केस रिट्रोस कोई भी एरर है, तो एरर में अगर कुछ मुझे प्रीवियस फाइनेंशियल स्टेटमेंट बहुत पहले सालों का है, बहुत पहले सालों का है, तो फिर मुझे एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, एडजस्टमेंट करने मुझे थर्ड बैलेंस शीट बनाना पड़ेगा। यहाँ पे जब थर्ड बैलेंस शीट कब बनाएंगे, जब बहुत सारे प्रीवियस ईयर का मेरा क्या है, एरर्स है, एरर्स को करेक्ट करना है, तो उस केस में थर्ड बैलेंस शीट बनेगा। तो दो केस में थर्ड बैलेंस शीट बनते हैं, चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसीज के केस में, और मेरा एरर्स के करेक्शन के केस में। ठीक है, दिस वॉज द ओवरव्यू ऑफ एरर्स। ठीक है, एरर्स क्या होते हैं, कैसे होते हैं, इसके रिलेटेड क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट सेशन में। इज दैट क्लियर? Yes, sir. ओके, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।